firebrand student leader politician, and many wouldn't have really seen those tumultuous time in the state of Assam. Many would have forgotten about it, but here is a firebrand leader of those times. He's been inducted into Narendra Modi's cabinet thrice. It is a sector that he is handling which perhaps does not, we don't deal with it on a daily basis, but it directly affects our life. Is the shipping, the ports ministry, which not often do we really speak about. So, Minister Sonowal, I want to directly start by asking you, we don't talk much about this very ministry. It's not the most happening, the most talked about ministry. But today it faces a number of challenges also, but it's come through a struggle. It has achieved many milestones, and under the Prime Minister's leadership, this has been a major focus. 2047 becomes the biggest target that you have. How has the journey been? Namaskar. Should I speak in Hindi? Whatever's comfortable. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम। आज मुझे रिपब्लिक टीवी ने बुलाया तो इसके लिए मैं आभारी हूँ और हमारे मंत्रालय की कुछ बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दी। आप सब जानते हैं कि जलमार्ग के विकास के बिना मानव समाज के विकास नहीं हो सकते, देश का भी विकास नहीं हो सकती। देश का सभ्यता, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का मूल्यों को समझने के लिए जलमार्ग विकास होना बहुत ज़रूरी है। जलमार्ग के बारे में अध्ययन और अनुसंधान करना बहुत ज़रूरी है। और इसी जलमार्ग जहाँ संभावना, संपदा और शक्ति से भरा हुआ है, इस जलमार्ग को आज से 10 साल पहले लोगों का बीच में इतना चर्चा का विषय बने नहीं, और उसी कालखंड में जिन्होंने सरकार संभाला उन लोगों ने भी सारे सेक्टर को ही अंधेरा में रखा। सी ब्लाइंड जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे देश की आदर्शवादी नेता, हमारे सबके प्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से उन्होंने पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय को जगाया, नई गति दी, नई कार्यक्रम रचना की गई है और प्रिंसिपल एडॉप्ट की गई है। नीति, कार्यक्रम, इन चीज़ों को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू की गई है। और आज 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की दुनिया, इस शादी में अगर हमारे पावर्स को हम एनहांसमेंट करने के लिए अगर कदम उठाए तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना ही होगा। सो दैट इज व्हाई under the leadership of Honorable Prime Minister, this ministry has launched a very, very important flagship program, सागरमाला प्रोग्राम। सागरमाला प्रोग्राम के जरिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए हमारे कोस्टल जो स्टेट है और हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी साथ लिया जाता है, और हमारे अलग अलग कार्यक्रम को लागू करने के लिए हमारे मंत्रालय भारत सरकार के अलग मंत्रालय के साथ कन्वर्जन मोड में भी इसको करती है। तो सबका साथ चर्चा करने के बाद, क्योंकि गुजरात से लेकर बंगाल तक, on the one side there is Arabian Sea, other side the Bay of Bengal, कुल मिलाकर 7,500 किलोमीटर कोस्टल जो लाइन है हमारा, तो उसमें बसे हुई सारी प्रदेश सरकार, केंद्र शासित इलाका और प्राइवेट प्लेयरों से बात करके हम लोगों ने तय किया कि हमारे इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हमें 805 हमने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई की है और 5,60,000 करोड़ की लागत से इस कार्यक्रम को हमने सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुई। और इसमें 5 वर्टिकल है: पोर्ट मॉडर्नाइजेशन,
mechanization, digitization, port-led connectivity enhancement, or port-led industrialization, coastal community development, coastal shipping and inland waterways. These are the 5 vertical. क्योंकि देश के अंदर सिर्फ सागर पर ही नहीं, महासागर पर ही नहीं, हमारी जो जलमार्ग है, जो नदी है, इस नदी में भी विकास का बहुत बड़ा संभावना बसा हुआ है। तो इसलिए सारे विषय को साथ लेकर जब मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इसको लागू करने के लिए कोशिश की और पिछले 10 साल के अंदर आधा से अधिक कार्यक्रम सफल हो चुका है, जिसके वजह से हमारा पोर्ट का कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है। और साथ साथ में पहले हमारे विदेश से अगर कोई जहाज़ आए, इस जहाज़ को पोर्ट में उसको बार्टिंग के लिए 40 से अधिक घंटा उनको इंतजार करना पड़ता था, more than 40 hours. But because of the modernization, mechanization, digitization, now the turnaround time is only 24 hours. So that is the success story. Even after going through our success story, the World Bank Logistic Performance Index report, उन्होंने तो ये भी घोषित की कि हिंदुस्तान का जो जगह पहले जो हमारा स्थान थी ग्लोबली, out of the 139 maritime nation, our position was 54. Now it come up to 38. And in the turnaround time, our position was 44. Now it is promoted to 22nd. यानी कि ये है ग्रोथ, एग्जाम्पलरी ग्रोथ। और कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी आपने जैसे कहा 2 गुना हो चुका है। But Minister, this is also a reality that global container traffic, India counts just 2.4% of it, which essentially means that if you compare it to globally, we are perhaps punching way below our weight. So there is a problem that we still need to address. Yeah, of course. कंटेनर का जो इशू है ये बहुत सेंसिटिव इशू है, तो इस पर हम लोगों ने ध्यान दी है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, हम लोगों ने इस विषय पर एक साथ काम शुरू की है। अगले दिनों में कंटेनर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में अभी कंटेनर बनना शुरू हो गया है। ये सही है कि पहले वो था नहीं, लेकिन अब हम लोगों ने हर चुनौती का सामना करने के लिए अपने काबिलियत को बढ़ाने का काम की है, इकोसिस्टम डेवलप की है और हमारे सिर्फ कंटेनर ही नहीं, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर इस सिलसिले में भी हम लोगों ने अब काम शुरू की है। तो इसलिए हम किसी भी वर्टिकल पे हम पीछे नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान अगली 25 साल के अंदर दुनिया में टॉप 10 मैरीटाइम नेशन के हिसाब से अपना पहचान बना पाएंगे। तो क्या आप कह रहे हैं कि शिप रिपेयर इंडस्ट्री, which is seen as a industry, there is a lot of capacity, but here too India still lag behind. Yeah, of so course. what is it that your ministry would essentially be doing in making this as a important growth area? शिप बिल्डिंग के सिलसिले में हमारा तो जो अभी शिप बिल्डर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, सो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने दुनिया का सॉरी एक बहुत बड़ा वारशिप बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो अब हम लोगों ने इस बजट में हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी ऐलान की है शिप ओनरशिप के सिलसिले में, तो इसलिए शिप बिल्डिंग को एक्सक्यूज मी सॉरी शिप बिल्डिंग के सिलसिले में अब हमारे कोस्टल स्टेट्स का साथ हम लोगों ने क्लस्टर डेवलप करने का निर्णय की है और जो लीडिंग शिप बिल्डर्स है इन द वर्ल्ड, दे आर ऑल्सो विलिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सो दैट इज द वे वी आर डेवलपिंग द ग्राउंड
for shipbuilding. In the next 10 years' time, India will be one of the top 5 shipbuilder in the world. So this is the way we have started our innings. I would also like to put the focus on the current situation in terms of the volatile situation in Bangladesh and Myanmar, particularly given the fact that your ministry would be dealing with several situations. You've made several announcements when it comes to Bangladesh. How does that entire situation turn around right now, and how does the government really look at it? Because here, you're not going to find it very easy in the coming few months, particularly in Bangladesh. बांग्लादेश हो या म्यांमार, दोनों देश में हमारा जो प्रेजेंस है, जैसे सिटवे पोर्ट हमने इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप पोर्ट हमने निर्माण की है और उनका ऑपरेशन भी शुरू हो गया है फ्रॉम कलकत्ता टू सिटवे, एंड दैट सिटवे विल कनेक्ट अप टू मिजोरम थ्रू द कालादन रिवर. सो दैट वे this particular port is going to empower the traders and also the exporter and importer of the entire Northeast. So this is why this particular port is strategically very important. Now it is still operating, number one. Number two, Bangladesh, of course, situation is there. Everybody understands it. But whatever agreement we have between the two countries, both the countries are committed to honor it. Up till now, vessels are like moving and there is no stoppage in it. And I am confident that this particular agreement will be honored from both sides. But Minister, do you feel that somewhere down the line, we need to admit the reality that China has perhaps checkmated us in Sri Lanka? And if you really look at, despite the kind of enviable position that we are in, the coastal line that we have, we've not been able to really capitalize that. Is China still a bigger problem for us that we cannot deal with? श्रीलंका में तो हमें पोर्ट बनाने का अभी मौका मिला है, तो इसलिए श्रीलंका में हम पोर्ट बनाने जा रहा है. So there will be no problem because India, with its own, like under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, will put on our effort effectively wherever we get opportunities, and this is the opportunity offered by the Sri Lankan government. Accordingly, we are proceeding. कई लोग ये जब कहते हैं कि if procedure की अगर बात करें, ease of business की अगर बात करें, एक तरह से China has been way ahead of us. Do you believe that in your industry, in your sector, perhaps China, that is one area where India can actually go way ahead? And if so, how exactly? Because given the fact that technological advancement in our ports are still a bigger concern. Look, our vision is very clear. By 2047, according to Maritime Amritkal vision, we have decided to bring the investment of 80 lakhs crore in this particular sector. And as you know, in the last year, when we had the 3-day session at Mumbai, and many more maritime nations had taken part in that particular summit, and ultimately we got the promise of 10 lakhs crore investment out of signing 360 MOUs. So this is a way, only 3 days time. So this is why it is happening, because the global players, they have identified that India become now global investment destination. So India now is the suitable place for investment. Why? Because in the last 10 years, all the ecosystem has come up with effectively with merit. That is why now India is going to take the leadership in the green hydrogens, green ammonias. So these are the hub India is going to develop within the country. So earlier it was only Europe, but now India is now taking the leadership. So I believe in any parameters, you cannot see India down. All the parameters India will be signing. Don't you believe that? I guess so. I am making this statement with full of my conviction. And whatever preparation we have already done, and accordingly I am making this statement. So India, in all the sectors, whether it is
in the coastal shipping, whether it is inland waterways, whether it is ocean cruise, exim trade, whether it is coastal cruise, ocean cruise, river cruise, in all the sector, even in the ship recycling, or whether it is in the sector of the world biggest National Maritime Heritage Complex at Lothal. So this is the way India is developing the ecosystem, so that like whoever is interested to invest in India, he will feel win-win situation. In the month of May, if I'm not wrong, May or March, correct me if I'm wrong, you've signed an agreement with the Iranians as far as the Chabar port is concerned. There too you face a lot more challenges. It has gone through a lot of upheaval tasks. What's the current situation like, and how would things really change in the days to come, in the months to come? The geopolitical situation will always be like this, sometime here, sometime there. But you need not have to worry about it. You have many other options, because once we have developed our friendship with Iran, we are committed to carry it out. So the way we have started Sabahar, now it is progressing. Earlier the cargo was 80,000 metric ton, now it has crossed the 1 lakh metric ton. This is the growth, and this is how this port is going to prove as a most commercially viable port. So I believe this is the way India for the future action plan, like during the G20, the IMEC, the new, like corridor has been like discovered, and on the same principle we have the way between the Russia and India. We have decided to operate this particular route, Chennai to Vladivostok. Now it is operational now. The ships are coming from their side, our ships are also going. So that's the way India is growing faster. Earlier, this scope have never been seen. But Honorable Prime Minister vision has made it possible. Now India can overcome any kind of global situation, because we have a leader like Narendra Modi, because he can influence the world. If I may ask for people who are in this auditorium, how exactly has your ministry been able to change their lives? Because not much has been spoken about the fact that there are some initiatives that have been taken. For instance, in Maharashtra itself, you have another port which is coming up in a completely man-made island altogether. What is it that truly is changing in India, even though if there are problems that you are still dealing with? Our ministry, Port Shipping Waterways, is the largest transporter of the country. We handle the EXIM cargo, 96% by volume, 70% by value. From these figures, you could guess what is our role in building the national economy. In the faster growth of our national economy, we are also contributing sizably. And when you talk about Vadhavan Port, this is the first time that India is going to build all-time biggest port in the country, mega port, which will handle more than 23.3 million TEUs container, and altogether 300 million metric ton per annum, and which will provide the job opportunity directly and indirectly more than 12 lakhs, and which will create a towns there, and which will create a lot of ancillary industries. So this is the way the economy of the country will have a tremendous boost. And I believe that the port, shipping and waterways, these are the area where our people, not only living on the coastal areas, but also even in the hinterland, landlocked state, people are getting opportunity to get employment. And also the product of the farmers, the product of the MSMEs, which are meant for the global market, which is demand in the global market, that is being transported by whom? The shipping ministry.
So right from the grassroots level to the top, sophisticated like kind of items, it is our ministry who handled it. So that is why for the fastest growing economy of the country, this ministry has a key role to play. Can I also ask you, because almost every minister, whoever comes from whichever state, they always do something for their state. And I will ask you this because there's always an interest for those who are from the Northeast. What is it that you are essentially looking at? Because I was told that some time back you've made certain announcements of bringing in certain industries, particularly in the Northeastern states. What exactly are you on as far as Northeastern states are concerned? Being a minister of this particular department, मैं अब हमारे जो जलमार्ग नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र and with 19 others, Barak. So up on the direction of Honorable Prime Minister, we are creating the infrastructure facilities for our traders to have interstate trading and commerce effectively, number one. Number two, also, they can take part in the global export and import. That is why, on the both bank of River Brahmaputra, we are developing a lot of terminals, cargo and cruise. So this particular terminal is going to help our cruise to have better facilities, bringing the tourists from the different part of the country and also landing there. And our cargo, which is exported from Assam to the other parts. So this is the way the entire Northeast is being developed. And because of the signing of the protocol road with the Bangladesh government, the Northerners are getting a lot of opportunity to connect with the port of the, Bengals and all others like, port located on the Bay of Bengal, right from Paradeeps and others like, down the line. So, अब जलमार्ग विकास होने के वजह से अभी नॉर्थ ईस्ट को भी एक सुनहरा मौका मिला है। पहले नदी को सिर्फ दो ही रूप में देखता था, भू कटाव और बाढ़। लोगों ने तो ऐसे ही कहा था कि ये भाई ये हमारा ब्लेसिंग नहीं, ये हमारे लिए सोरो है। आप वो आशीर्वाद बन चुका है। लोगों ने देखा है आफ्टर द सक्सेस स्टोरी ऑफ MV Ganga Vilas, you know that longest river cruise in the world ever operated in any part of the world, that is in India. MV Ganga Vilas बनारस से हमने शुरू की है। 3200 किलोमीटर्स उन्होंने नदी का रास्ता पार किया और from Banaras to Dibrugarh through Bangladesh, going through Uttar Pradesh, Jharkhand, Bihar, Bengal, Bangladesh, then Assam, then to Dibrugarh, uppermost. So this particular success story has generated so much of interest among the Northerners that they could now realize, oh my God, ये नदी में तो पैसा है, पानी में पैसा है, पानी में अगर हम निवेश करें तो ये पानी हमें पैसा दे सकता है, शक्ति दे सकता है। ये उपलब्धि पहले थे नहीं। तो एक एक कार्यक्रम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है, जिन्होंने हमें ये कहा कि हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हमेशा क्रूज के लिए विदेश जाते हैं। हिंदुस्तान इतना खूबसूरत एक देश है, इस खूबसूरत देश को हमें दुनिया को दिखाना होगा, दुनिया हिंदुस्तान को आविष्कार करे। तो इसके लिए वो परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी, बाद में उसको लागू की गई, सफल हुई। अब क्रूज का नंबर भी बढ़ गया, एक क्रूज से 9 क्रूज बढ़ गया। तो इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जलमार्ग के जरिए अपने विकास की गति को हम कैसे तेज कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए आपने जो कहा, पिछली 10 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट का जो विकास हुई, ये इसलिए संभव हुई, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन, जो अटेंशन पहले किसी सरकार ने दी नहीं थी। तो आज नॉर्थ ईस्ट में सड़क भी हुई, पुल भी हुई, रेलवे कनेक्टिविटी भी हुई,
एयर कनेक्टिविटी भी हुई, जिसके वजह से आज कम दिनों के अंदर नॉर्थ ईस्ट का हर प्रदेश में शांति भी आए, प्रगति भी हुई है और लोगों का बीच में सद्भावना अभी बढ़ चुका है और देश के लिए अब जनता अपने योगदान देने के लिए निष्ठापूर्वक लगी हुई है। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, यू इन असम or you in New Delhi, which one would you prefer? Because you've been the chief minister of Assam. Many say that you would have been much more happier if you were in Assam still. You've come a long way, but union minister or the chief minister? Map of Assam, integral part of map of India. तो मैं देश का पुत्र हूँ, तो भारत माता की शरणों पे समर्पित भावनाओं से काम करने के लिए मुझे मौका मिली है। और असम में जब मुझे चीफ मिनिस्टर के रूप में लोगों ने मौका दी तो मैं जितना हो सके निष्ठापूर्वक काम करने की कोशिश की। आप मुझे देश सेवा करने के लिए बड़े मात्रा में जो काम करने के लिए मौका मिला है, वो मौका परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। तो निष्ठापूर्वक अगले दिनों में ईमानदारी से हम कैसे अपने काम को आगे बढ़ाए, इस पर हमेशा अपना इच्छा है। तो मैं तो चाहूँगा anyone who has any question, because I'll be happy to take question, क्योंकि हम तो बोलते गए और आप लोग सुनते गए, क्योंकि शायद आप लोगों का बीच में किसी का अगर कोई सवाल है तो कर सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। If there's anyone, I'll just pass on the regarding my ministry. Very good afternoon, sir. Myself, Dr. Mamta Chawla. So my question is little academic. We are talking about a lot about SDGs. So one of the last goal is about water, like underwater. How the ministry is talking about that goal attainment, that SDG 17 I'm talking about. I hope you know that. Thank you so much. Water to wisdom, water to wealth, water to weather, water to the world. इसलिए जलमार्ग को साफ करना बहुत जरूरी है। अगर जलमार्ग साफ नहीं हुए तो जलवायु गंदगी से भर जाएगा।